ओम। राष्ट्रवीर लाला लाजपत राय। सातवां भाग। बनारस कांग्रेस। लाला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका जीवन अत्यंत घटनापूर्ण है। उनके जीवन के सब पक्षों पर इस पुस्तक में प्रकाश डालना संभव नहीं, न ही सब महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें दी जा सकती है। लाला जी के सार्वजनिक जीवन में 1905 ईस्वी की बनारस कांग्रेस का बड़ा महत्व है। तब श्री गोखले का स्वागत समारोह बनारस ही नहीं, सारे राष्ट्र के उत्साह का परिचय दे रहा था। उस स्वागत के समय लाला जी को भी गोखले की गाड़ी में बिठाया गया था। सब ओर वंदे मातरम के जयकारे गूंज रहे थे। अब तो मुसलमानों के तुष्टीकरण के कारण कांग्रेसी व अन्य दल भी वंदे मातरम गीत गाते हुए डरते हैं। जब कांग्रेसी नेता डर से कांप रहे थे। कांग्रेस के अंतिम दिन लालाजी का भाषण रखा गया। आपको केवल 5 मिनट का समय दिया गया। करतल ध्वनि करते हुए श्रोता यही शोर मचाते गए, बोलते जाइए। सभापति के आसन के साथ बैठे बूढ़े नेता घबरा गए। उनका रंग उड़ गया था, मुंह सफेद हो गए। वे कांपने लगे। डर से सहमे ये लोग श्री गोखले को लालाजी का व्याख्यान बंद करवाने को कहते रहे। श्री गोखले ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अंत में लाला जी ने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि मैं सभापति की कृपा का अनुचित लाभ उठाना नहीं चाहता। लाला जी 20 मिनट तक बोले। श्री रमेश चंद्र दत्त ने इस भाषण को उस अधिवेशन का सर्वश्रेष्ठ व्याख्यान कहा था। इस भाषण की ओजस्विता निर्विवाद थी। इतिहास लेखकों ने इसका महत्व स्वीकार किया है। इस भाषण की समाप्ति पर इसी कारण लाला जी पर अभियोग चलाने व उन्हें बंदी बनाए जाने की भी चर्चा फैल गई। लाला जी के इस भाषण ने देश की ठंडी रगों में गर्म रक्त का संचार कर दिया। उस समय यदि कोई गोरा सभा के आसपास होता तो संभवतः बचकर न जा पाता, ऐसा लोग कहते थे। लाला जी का देश निकाला। पृष्ठभूमि। बंग भंग आंदोलन के कारण बंगाल में असंतोष व रोष था। इसका प्रभाव वैसे तो सारे देश पर ही पड़ा, परंतु पंजाब में तो जन आक्रोश की कोई सीमा नहीं थी। पंजाब में लायलपुर व मिंट गुमरी में नई बस्तियां बसाई गई। पहले तो सरकार ने कृषकों को वहां बसने व बसाने के लिए कई प्रलोभन दिए। पंजाब के परिसर में किसानों के श्रम से भूमि की उपज इतनी थी कि विदेशी सरकार का जी ललचाने लगा। कई प्रकार के नए नए कर लगा दिए गए। कृषकों ने इस नीति का कड़ा विरोध किया। वीर अजीत सिंह, हुतात्मा भक्त सिंह के चाचा, ने अपने संस्था भारत माता सोसाइटी के द्वारा किसानों में अद्भुत जागृति पैदा कर दी। लाहौर में भी भारत माता सोसाइटी की विशाल सभाएं होने लगी। अंग्रेजी शासन काल का यह प्रथम किसान आंदोलन था। तब एक गीत गाया जाता था। उस गीत की प्रथम पंक्ति थी, पगड़ी संभाल वो जट्टा। इस गीत के कारण इस आंदोलन का नाम ही पगड़ी संभालो जट्टा पड़ गया। लाला लाजपत राय इस आंदोलन में सक्रिय तो नहीं थे, परंतु अजीत सिंह आदि देशभक्तों के प्रेरणा स्रोत व गुरु तो वही थे। वीर अजीत सिंह की भारत माता सोसाइटी के एक प्रमुख कर्णधार व क्रांतिकारी मेहता आनंद किशोर ने लिखा है, लाला जी का हृदय सदा ही अपने द्वारा लगाए गए पौधे को फलता फूलता देखकर प्रसन्न होता था। इससे स्पष्ट है कि बहुत सक्रिय न होने पर भी लाला जी की सहानुभूति इस आंदोलन के साथ थी। लाला जी ने उन दिनों क्या किया, क्या कहा, वो क्या लिखा, इसका सविस्तर वर्णन करना इस पुस्तक में तो संभव नहीं है। उन दिनों लोग कितने उत्तेजित थे और राजनीतिक वातावरण कितना गर्म था, इसका पता सरदार अजीत सिंह की सिंह गर्जना से लगता है। उन दिनों वे प्रायः यह बात कहा करते थे, हम जानते हैं कि शासन सीधे हाथों से नहीं मानेगा। हम जाट हैं। यदि जाटों की सहायता से अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ था तो जाटों के लिए सीधा करना भी कठिन नहीं, आदि आदि। उन दिनों की एक घटना से सरकारी मनोवृत्ति का भी पता चलता है।
सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कूटनीति अपनाई। लाहौर में बाहर से मुसलमान पुलिस कर्मियों को लाया गया। उन्हें यह कहा गया कि तुम्हारे संप्रदाय के शत्रु आर्यों को मारना है। यह पुलिस दल भारत माता सोसाइटी के लोगों पर लट्ठ बरसाते हुए यह कहते हुए सुनाई दिए, या अली मारो सूरे आर्यानु। इसका भाव यह है कि अली का नाम लेकर इन आर्यों को जो सुअर है खूब मारो। ये घटना लालाजी के देश निकाले से कुछ ही दिन पहले की है। पाठकों को यह बता दें कि इस सभा में व शोभा यात्रा में मुसलमान भी थे। उनको यह समझ न आया कि लट्ठ बरसाते हुए अली का नाम ले लेकर मारो सूर्य आर्यानु का यह क्या शोर मचाया जा रहा है। यह घटना प्रसिद्ध क्रांतिकारी मेहता आनंद किशोर जी ने लाला लाजपत राय के उर्दू जीवन चरित में दी है। लाला लाजपत राय जी ने भी लायलपुर की सभा में भाषण दिया था। शासन उन्हें दबोचना ही चाहता था। जनता को आतंकित करने के लिए लालाजी व अजीत सिंह को कड़ा दंड देने पर शासन तुल चुका था। सबसे पहले देश निकाला पाने वाले लालाजी के साथी व उनके एक प्रामाणिक जीवनी लेखक मेहता आनंद किशोर ने लालाजी के देश निकाला का जो वृत्तांत लिखा है, उससे पता चलता है कि विदेशी शासकों ने उन्हें बड़े नाटकीय ढंग से बंदी बनाया। आपने लिखा है, 9 मई 1907 ईस्वी को दोपहर को 1 बजे का समय था कि लालाजी के मुंशी ने आकर सूचना दी कि 2 व्यक्ति आपको मिलने आए हैं। लालाजी ने बाहर आकर देखा तो ये दोनों नगर की पुलिस और अनारकली थाना के थानेदार थे। उन्होंने लालाजी को कहा कि आपको कमिश्नर साहिब और डिप्टी कमिश्नर महोदय मिलना चाहते हैं। लालाजी अपनी गाड़ी में दोनों थानेदारों के साथ बैठ गए। आप थोड़ी दूर ही गए थे कि मिस्टर रैंडल, अधीक्षक जिला पुलिस तथा एक अन्य यूरोपियन अधिकारी कूदकर लालाजी की गाड़ी के पायदानों पर चढ़ गए। लालाजी ने श्री रैंडल को अपने पास बिठा लिया। डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में पहुंचने पर कमिश्नर महोदय ने, जो वहां इस उद्देश्य से आए हुए थे, लालाजी को आदेश सुनाया कि गवर्नर जनरल के आदेश से तुम बंदी बनाए गए हो और तुम्हारे देश निकाले की आज्ञा दी गई है, परंतु तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लालाजी ने उत्तर दिया, मैं आपके वश में हूँ। लाला राधाकिशन जी की प्रतिक्रिया। देश के स्वराज्य संग्राम में देश के राष्ट्रीय ख्याति के किसी नेता का यह पहला देश निकाला था। इस अवसर पर लाला राधाकिशन जी ने पत्रों में लिखा था, मेरे बेटे लाजपत का मुख्य दोष यही है कि वह सदैव अपनी जाति का पक्ष समर्थन करने में आगे रहा है और मुझे इस बात का अत्यंत हर्ष और अभिमान है कि मेरा पुत्र ऐसा है। लालाजी का निर्वासन उनके पिता के लिए एक वज्रपात था, परंतु धन्य थे लाला राधाकिशन जिन्होंने इस आघात को इतने धीरज व साहस से सहन किया। लाला राधाकिशन जी के उद्गार पढ़ सुनकर जनसाधारण में नवचेतना का संचार हुआ। मांडले के दुर्ग में लाहौर में कुछ गड़बड़ न हो, इसके लिए सेना व पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया। लालाजी को एक विशेष गाड़ी में मियां मीर स्टेशन से डायमंड हार्बर पहुंचा गया। 12 मई को वहां से चलकर 15 मई को रंगून और 16 मई को मांडले पहुंचाया गया। सरदार अजीत सिंह भी चुपचाप यहाँ लाए गए। दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था। दोनों को एक दूसरे के बंदीपन का समाचार तक न दिया गया, परंतु दोनों को ही यह पता चल गया कि वे एक ही स्थान पर बंदी जीवन बिता रहे हैं। मांडले तीर्थ बन गया। लालाजी के बंदी जीवन के कारण मांडले दुर्ग भारतवासियों की श्रद्धा का केंद्र बन गया। कवियों ने इस राजनीतिक तीर्थ पर बहुत कविताएं व गीत लिखे। आगे चलकर लालाजी के मित्र लोकमान्य तिलक को इसी दुर्ग में 6 वर्ष के लिए देश निकाले का दंड भुगतना पड़ा। लोकमान्य की साधना स्थली बनने से मांडले के दुर्ग ने भारतीयों के हृदय में एक स्थान बना लिया। कारावास के 3 संगी साथी। लालाजी वहां कई प्रकार के प्रतिबंध थे।
जेल जीवन इतना कष्टप्रद नहीं होता, परंतु एकांत असह्य हो जाता है। यह एक भयंकर मानसिक यातना होती है। लालाजी ने भक्ति, भजन, संध्या, स्वाध्याय व लेखन कार्य में स्वयं को व्यस्त रखकर हंसते हंसते विपदा के ये दिन बिता दिए। भारतीय उनसे बात तक न कर सकते थे। कोई भारतीय उनसे भेंट नहीं कर सकता था, परंतु उनको भ्रमण करते या दूर बैठा हुआ देखकर भारतीय लोग लालाजी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते रहते थे। लालाजी स्वयं नहीं चाहते थे कि कोई देशवासी उनके प्रति प्यार प्रकट करने के अपराध में शासन का कोप भाजन बन जाए। लालाजी के बंदी जीवन के संगी साथी तीन प्राणी थे। दो बिल्लियां उनका दिल लगाने को आ जाती, परस्पर प्रेम का आदान प्रदान कर लेते थे। कारावास से मुक्ति के पश्चात लालाजी को इन दो मूक प्राणियों की याद सताती थी। एक मैना भी वहां आकर अपनी मधुर ध्वनि से लालाजी को आनंदित किया करती थी। पुस्तकें व लेखन सामग्री तो उनका मन लगाते ही थे। सरकार ने समझा था कि लालाजी दब जाएंगे और देश की जनता भी आतंकित हो जाएगी, परंतु देश के भीतर व विदेशों में भी लालाजी को देश निकाला देने के विरुद्ध बड़ा रोष प्रकट किया गया। सरकार ने दमन चक्र में तो कोई कमी न छोड़ी, परंतु भावों की भीषण ज्वाला को सीने में कौन दबा सकता, अलबेले दृढ़ संकल्पी को रास्ते से कौन हटा सकता। जनमत के सामने झुककर शासकों को लालाजी को मुक्त करना पड़ा। 18 नवंबर 1907 को आप लाहौर वापिस आ गए। देश में हर्षोल्लास का वातावरण देखते ही बनता था। इंग्लिश मैन, डेली एक्सप्रेस और सिविल एंड मिलिट्री गजट, इन तीन समाचार पत्रों ने निर्वासन के काल में लालाजी के विरुद्ध बहुत विष वमन किया। निराधार लेख लिख लिख कर देशवासियों के मन को आहत किया। क्रमशः